तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल का वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी सीक्वल यानी कि ब्लैक फोन 2 मूवी को, जो कि 2025 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि ब्लैक फोन मूवी का डायरेक्ट सीक्वल। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ब्लैक फोन 2 फिल्म की कहानी शुरू होती है 1957 रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो अल्पाइन लेक पर, जहां पर हम एक यूथ कैंप को देख पाते हैं जहां पर होप एल्डर नाम की एक काउंसलर एक लैंडलाइन से नंबर डायल करती है। वो सामने वाले व्यक्ति से बात करने लगती है और ये कहती है कि उसे कुछ सपने आ रहे हैं और जिस नंबर को उसने डायल किया है वो उसने सपने में ही देखे थे, जो कि बर्फ के ऊपर कार्व्ड मिले थे और ऐसा उसके सपनों में कुछ लड़कों ने किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कैसे हुआ बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो जानना चाहती है कि वो फिलहाल किससे बात कर रही है, ये किसका नंबर है। अब वो थोड़ी सी परेशान भी होती है लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और तभी एक तेज आवाज के साथ ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि होप काफी ज्यादा डर गई थी। खैर अब कहानी आती है 1982 में, यानी कि आखिरी मूवी से 4 साल आगे, और हम देखते हैं स्कूल के अंदर फिन को, जो कि एक नए लड़के को पीट रहा होता है क्योंकि उस लड़के ने उससे ये कह दिया था कि फिन एक सीरियल कातिल को मार कर आया है, उसे ऐसा नहीं लगता। लेकिन तभी फिन की बहन ग्वेन आकर उसे रोकती है और अपने साथ ले जाती है। अब ग्वेन जो होती है वो फिन से उस लड़के को पीटने की वजह पूछने लगती है, जिसके बारे में वो उसको डिटेल में बताता है, लेकिन ग्वेन ये कहती है कि इतना मारना जरूरी नहीं था, इनफैक्ट हाथापाई करना ही जरूरी नहीं होता। लेकिन जो फिन होता है वो काफी चेंज हो चुका था और उसको ये जरूरी लग रहा होता है। इनफैक्ट जिसको 4 साल पहले वो मार कर आया था यानी कि ग्रैबर को, वो बिल्कुल उसके जैसा बनने लगा था, यानी कि उसके जैसे ही नेचर का हो गया था। अब हो भी सकता है कि शायद ये उसके अंदर का डर होगा, ट्रॉमा होगा, जिसको वो दूर करने की कोशिश करता रहता है, बेसिकली गुस्से से और एंगर से उसको दबाने की कोशिश करता है। अब इसी बीच लास्ट मूवी में ग्रैबर का शिकार बने हुए रॉबिन का भाई अर्नेस्टो ग्वेन को एक शो में चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान जाती है और फिन ग्वेन को चिढ़ाता है कि ये तो डेट लग रही है, जिस पर वो पहले मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है कि हाँ ये डेट ही है। खैर अभी दोनों घर आते हैं जहां पर उनके पिता टेरेंस उनका इंतजार कर रहे थे। अब जैसा कि पहले मूवी के अंदर वो अल्कोहलिक भी थे, अब्यूजिव भी थे, लेकिन अब वो सुधर चुके हैं और काफी सपोर्टिव और केयरिंग हो चुके हैं, जैसा कि उन्होंने मूवी के एंड में कहा भी था। खैर अभी दोनों बच्चों को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में फिन जो होता है वो वीड स्मोक करने लगता है, जो कि अपने सामने ग्रैबर को ही देखता है। अब ग्रैबर वहां पर नहीं होता लेकिन उसके अंदर के ट्रॉमा और रेज की वजह से वो उसको दिख रहा होता है और फिर उससे ये कहता है कि उसने दोबारा अगर उसे टच किया तो वो उसका चेहरा ही नोच लेगा, जो कि वो पहले भी कर चुका है और फिलहाल ग्रैबर अपने आइकॉनिक मास्क के अंदर था। खैर अब तभी ग्वेन बाहर आती है और उसे ग्रैबर नहीं दिखाई देता, जो कि फिन का इशू समझकर उससे ये कहती है कि वो चाहे तो इसके बारे में बात कर सकता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हमको क्लियरली समझ आता है कि जो फिन है ना उसके अंदर अभी भी ग्रैबर का डर मौजूद था। खैर अब ये दोनों भाई बहन सोने चले जाते हैं और अब ग्वेन को एक सपना आता है और उसे आखिरी मूवी के अंदर भी सपने आया करते थे, जो कि उसकी माँ से ही उसको ये शक्ति मिली थी, जिनमें वो ग्रैबर के विक्टिम्स को देखती थी, ग्रैबर को देखती थी और उन ड्रीम्स की हेल्प से ही वो ग्रैबर के घर तक फिन तक पहुंच पाई थी, जहां पर उसने उसे बेसमेंट के अंदर कैद करके रखा हुआ था। लेकिन फिलहाल जो सपने ग्वेन को आ रहे थे वो शॉकिंगली स्टार्टिंग वाले अल्पाइन लेक के ऊपर ही थे, जहां पर बने हुए यूथ कैंप के अंदर कुछ बच्चे आते हैं। अब इन बच्चों में एक पीली जैकेट वाला बच्चा भी था जिसे कोई फॉलो करता है और बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब वो बच्चा लेक के अंदर से ऊपर जमी हुई आइस पर W अल्फाबेट लिखता है और लेक के अंदर समा जाता है। मतलब कि ये लड़का मारा गया था, लेकिन फिलहाल उसकी स्पिरिट जो होती है वो ग्वेन के सपने में आकर एक हिंट दे रही होती है, W अल्फाबेट के बारे में बता रही होती है। अब ग्वेन अपने सपने में एक फोन को रिंग होते हुए सुनने लगती है, जो कि उसके आस पड़ोस में ही कहीं रिंग हो रहा था। वो बाहर जाने लगती है, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि यहाँ पर उसका शरीर भी घर से बाहर जाने को था। लेकिन होता यह है कि बाहर हॉल का फोन रिंग नहीं हो रहा था। वो घर के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक फिन वहां पर आकर उससे ये कहता है कि वो कहाँ जा रही है और तभी वो अपने सपने से बाहर आ गई थी। इनफैक्ट उसका शरीर भी ठंडा हो रखा था, यानी कि यहाँ पर वो काइंड ऑफ एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रही थी। खैर वो ये बताती है कि कोई फोन रिंग हुआ था, जिस पर फिन कहता है कि ऐसा नहीं है और शायद वो नींद में चल रही होगी, तो वो उसको वापस सुलाने के लिए ले जाने लगता है। अब ग्वेन जो होती है अपने भाई से कहती है कि उसको फिर से सपना आया है, जिस पर वो ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। अब अगले दिन ग्वेन स्कूल के अंदर थी, जिससे अर्नेस्टो बात करने आता है और फिलहाल ग्वेन जो होती है वो एक किताब को पढ़ रही थी जो कि सुपर नेचुरल चीजों के बारे में थी। तो वो पूछता है कि क्या ग्वेन को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो कहती है कि हाँ, उसे भूत प्रेत, डायमेंशंस और हर तरह की सुपर नेचुरल चीजों में इंटरेस्ट है। अब अर्नेस्टो उसे शो टिकट्स देता है, जिससे कि वो खुश हो जाती है। खैर अब अर्नेस्टो ग्वेन को लॉटेरिया यानी कि लॉटरी कार्ड्स भी देता है, जो कि टैरो कार्ड जैसे होते हैं। इनफैक्ट ग्वेन भी यही कहती है कि ये टैरो कार्ड की तरह ही होते हैं और इनको सही से इस्तेमाल करा जाए तो ये कार्ड्स चीजें दिखा सकते हैं, भविष्य दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर अर्नेस्टो कहता है कि ग्वेन भी अपने सपनों में चीजें देख सकती है, जिस पर वो पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता। तो वो बताता है कि उसके माता पिता से उसको पता चला जब रॉबिन वाला केस हुआ था, तब ग्वेन ने पुलिस वालों को अपने सपनों में दिखने वाली चीजें बताई थी, जिसकी ही मदद से पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाई। लेकिन हम जानते हैं कि उससे पहले ही यहाँ पर उसके भाई ने, फिन ने उसको खत्म कर दिया था। खैर अब ग्वेन कहती है कि उसे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर सबको लगेगा कि वो
वो काफी अजीब है, जिस पर अर्नेस्टो उसके साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि उसको अजीब चीजें ही पसंद है। अब इसी बीच मार्केट में फिन को एक खराब फोन दिखाई देता है जो कि रिंग हो रहा था। वो उसे पिक करके बिना कुछ सुने ही कह देता है कि सॉरी, यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और कॉल्स उसके लिए नई बात नहीं थी, लेकिन अब वो उस चीज से, उस हॉरर से दूर रहना चाहता है जिसने उसे ट्रॉमा देकर रखा हुआ है। अब रात को ग्वेन को फिर से एक और ड्रीम आता है जिसके अंदर वो उसी सेम कैंप में एक दूसरे लड़के को देखती है जिसे भी कोई आदमी पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको जला देता है। इस लड़के की आत्मा भी वहीं लेक के अंदर से ऊपर जमी हुई बर्फ के ऊपर बी अल्फाबेट बनाती है और लेक के अंदर समा जाती है। अब अचानक से सपने के अंदर ही एक रिंग होती है जिससे कि ग्वेन जाग गई थी। बेसिकली उसकी स्पिरिट जो होती है वो बाहर जाने के लिए उसको पिक करने के लिए जाने लगती है और वो घर से बाहर निकल गई थी। अब बाहर उसे उस लड़के की कटी हुई जलाई हुई लाश मिलती है और सामने ग्रैबर का अपार्टमेंट दिखता है। वो उस अपार्टमेंट के अंदर ग्रैबर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसको फोन मिलता है जो कि रिंग हो रहा था, जिसे वो फाइनली आंसर करती है। तो ये कॉल किया था होप एडलर ने। जी हाँ, ये वही कॉल है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में 1957 में देखा था और होप कोई और नहीं बल्कि ग्वेन की ही माँ है जो कि प्रेजेंट टाइम में अब नहीं रही। अब वो फोन पर ग्वेन से ये कहती है कि वो अल्पाइन लेक यूथ कैंप से बोल रही है और उसके सपनों में आकर लड़कों ने ये नंबर जमी हुई लेक पर बनाए थे, यानी कि इसी घर के नंबर। और ग्वेन कहती है कि उसे भी सेम लड़के देख रहे हैं, लेकिन बस नंबर की जगह उसे अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। दोनों यहाँ पर ज्यादा बात करें उससे पहले ही एक सैटेनिक वॉइस के साथ लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइमलाइंस आपस में जुड़ रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है तो टाइम का कोई भी हिसाब नहीं रहता। खैर फिलहाल ग्वेन को मैक्स की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उससे ये कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और मैक्स ग्रैबर का ही भाई है जिसे ग्रैबर ने लास्ट मूवी में खुद ही खत्म कर दिया था, जिससे कि वो काफी गुस्सा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जब ग्वेन यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती है या फिर ये कहा जाए कि अपने सपनों वाले दुनिया में जाती है तो वहां पर तभी उसकी बॉडी भी चलने लगती है, यानी कि उसका रियल शरीर अब तक ग्रैबर के बेसमेंट में आ गया था। लेकिन तब तक वहां पर फिन आ जाता है जो कि ग्वेन को फॉलो करते हुए यहाँ तक आया था। वो उससे ये कहती है कि उसकी अभी अभी मॉम से बात हुई है, लेकिन वो फिर से अपनी बहन की बातों को इग्नोर करने लगता है। अब फिन जो होता है ना वो ग्वेन को वापस घर ले जाने लगता है और जाते जाते ग्वेन जो होती है वो अपने सॉक्स को नोटिस करती है जिनके ऊपर खून लगा हुआ था, गंदे हो गए थे। और ये असल में गंदे हुए थे उसके सपने वाली दुनिया में, जब उसने घर के बाहर उस बच्चे की लाश देखी थी। यानी कि यहाँ पर साफ नजर आता है कि अगर उस दुनिया में कुछ भी होता है तो वो रियल वर्ल्ड में भी रिफ्लेक्ट करता था। खैर अगले दिन होता यह है कि ग्वेन जो होती है वो फिन को अल्पाइन लेक के कैंप के पोस्टर दिखाती है और कहती है कि ये रियल जगह है, यानी कि उसके सपने बेवजह नहीं थे और ये एक क्रिश्चियन कैंप है और उनको वहां पर जाना चाहिए। और वहां पर अभी CIT यानी कि काउंसलर इन ट्रेनिंग की वैकेंसी खाली है जिसके अंदर वो अप्लाई करके जा सकते हैं। और फिन अभी इन सब बातों को फिर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही उनके पिता टेरेंस वहां पर आते हैं जो कि पोस्टर देखकर ये कहने लगते हैं कि यहीं पर तो उनकी माँ होप काम करा करती थी और ये 1958 में बंद हो गया था, ये रीओपन कैसे हो गया। जिसको सुनकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अब ग्वेन जो होती है वहां पर जाने का मन बना चुकी थी तो अर्नेस्टो के साथ वो वहां पर जाने लगती है। और पहले फिन नहीं जा रहा होता, लेकिन ग्वेन की सेफ्टी के चलते वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब जाने से पहले वो अपने पिता से बात करता है और कहता है कि वो लोग कुछ हफ्तों में वापस आ जाएंगे और तब तक वो ज्यादा ड्रिंक ना करें। अब ये तीनों ही अल्पाइन लेक के लिए निकल गए थे और रास्ते में बर्फ का हैवी तूफान आ रहा होता है जिसकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। रास्ता भी सही नहीं था और ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। साथ ही साथ यहाँ पर गहरी गहरी खाइयां भी थी। तो फिन खुद गाड़ी के आगे भागने लगता है ताकि उसे बाहर से रास्ता सही से दिखे और बाकी दोनों उसके पीछे आ सकें। अब थोड़ी दूर जाने पर उनको मस्टैंग नाम की लड़की मिलती है जो कि उनको ही ढूंढने आई थी और अपने पीछे कैंप तक उनको ले जाती है। अब कैंप के ऊपर आकर उनको अरमांडो मिलता है जो कि यहाँ का सुपरवाइजर है। वो बताता है कि उस तूफान की वजह से बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाया और खाली वही 3 आए हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इस कैंप के अंदर फिलहाल अरमांडो है और यहाँ पर मस्टैंग जो है ना वो उसकी नीस है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 एम्प्लॉइज और हैं जिनके नाम है केनेथ और बारबरा। अब रात काफी हो चुकी थी तो मस्टैंग जो होती है वो इन तीनों को कमरे में ले जाने लगती है और फिन कैंप के बाहर एक फोन बूथ को नोटिस करता है। कमरे में आकर ये और ग्वेन रेस्ट करने लगते हैं जहाँ पर ग्वेन सो गई थी और वो बाहर आकर स्मोक करने लगता है। मीनवाइल ग्वेन फिर से सपनों में जाती है और अब उसको एक तीसरा बच्चा दिखाई देता है जिसका चेहरा बीच से कटा हुआ था और उसकी स्पिरिट लेक पर H अल्फाबेट लिखती है। और अगर सारे अल्फाबेट्स को जोड़ोगे तो यहाँ पर बनता है नाम WBH, जो कि क्या है किसी को भी समझ में नहीं आता। खैर अब तभी ग्वेन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और तीनों बच्चों की स्पिरिट्स उसके पास आ गई थी। मीनवाइल असल दुनिया में बाहर फिन को उस फोन बूथ का फोन रिंग होता मिलता है जिसके पास जाकर वो उसे पिक करके यही बोलता है कि यहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी और वापस जाने लगता है। अब वो फोन फिर से रिंग हो रहा था और वो उसको इग्नोर करता, लेकिन तब तक वो रिंग होता रहता है जब तक कि वो उसे वापस पिक नहीं कर लेता। अब दूसरी साइड से फाइनली वो ग्रैबर की आवाज सुनता है जो कि उससे कहता है कि नर्क आग नहीं है बल्कि बर्फ है, क्योंकि बर्फ भी ऐसे ही जलती है जैसे कि आग जलती है, या फिर ये कहा जाए उससे भी ज्यादा चुभन होती है। और फिन इससे बहुत डर जाता है। यहाँ पर एक चीज तो क्लियर थी कि ये ग्रैबर खुद नहीं था बल्कि उसकी आत्मा थी।
वहीं ग्वेन जो होती है उसको तीनों लड़कों की स्पिरिट्स हॉन्ट करती है स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, और तीसरे वाले लड़के को वो विंडो से बाहर देखती है, जो कि विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही उसका कातिल विंडो ग्लास को आधा तोड़ देता है, जो कि इस लड़के के चेहरे को आधा काट डालता है, और इससे ग्वेन बहुत ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये सीन वाकई में बहुत ही खतरनाक था। तभी फिन उस बूथ के अंदर कैद हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अचानक से वो बूथ अपने आप खुल गया था। इसके बाद वो भागकर अपनी बहन ग्वेन के पास जाकर उसको संभालता है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो पागल हो रही है। उसे लगने लगा है कि वो पागल हो चुकी है, लेकिन फिन उसको समझाता है कि ये बस एक बुरा सपना था। खैर अब वो उसे अपने साथ बॉयज कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पर वो वॉशरूम में अपने घावों को देखती है, जो कि उसे सपने में एक लड़के के पकड़ने की वजह से हुआ था, और वो रियल में भी आ गया था। यानी कि जैसा मैंने आपको समझाया कि जो जो यहाँ पर उसके साथ स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर होगा, वही सेम चीज उसके फिजिकल शरीर के साथ भी होगी। खैर वो अर्नेस्टो के पास जाती है, जो कि उसको अपने पास ही सुलाने लगता है, और वो भगवान से ये कहती है कि उसको आज कोई भी ड्रीम ना आए। अर्नेस्टो ये कहने लगता है कि वो ऐसे ऊपर वाले से बात करती है, और ये उसको अच्छा लगा क्योंकि उसकी मदर भी काफी रिलीजियस है, जिनको ये जानकर खुशी होगी कि वो एक रिलीजियस पर्सन को डेट कर रहा है। अब वो ये कहती है कि उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे, तो उन्होंने मॉम का चर्च जाना ही बंद करवा दिया था। उनको भी ऐसे ही सपने आते थे, और ग्वेन को ये एबिलिटी उनसे ही मिली है। अपने ड्रीम्स की वजह से वो पागल हो गई थी, और ग्वेन को डर है कि कहीं उसके साथ भी सेम चीज ना हो जाए। वो आगे ये कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जिनका चेहरा वो हमेशा याद करती है। अब अर्नेस्टो उसको समझाता है, और दोनों काफी करीब आ गए थे, जो कि किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन फिन भी सेम रूम में होता है, तो उनको इंटरप्ट कर देता है कि वो उनके सामने ही है, और उनके सामने तो कम से कम वो ऐसा ना करें। अब अगली सुबह ये तीनों बात करते हैं, जहाँ पर फिन को ये पता चलता है कि ग्वेन ने अर्नेस्टो को अपने सपनों के बारे में बता दिया है, जिस पर वो काफी गुस्सा करने लगता है कि ये बातें वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो वो ये कहती है कि खुद फिन उसके ड्रीम्स के बारे में कभी नहीं सुनता, तो उसे किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। जिस पर वो कहता है कि वो खुद किसी को कुछ नहीं बताता। तो वो ये कहती है कि वो नहीं बताता क्योंकि उसका कोई दोस्त है ही नहीं, और वो हमेशा असलियत से दूर भागता रहता है। खैर बातों ही बातों में ग्वेन जो होती है वो इन दोनों को अपने हाथ का घाव दिखाती है, और कहती है कि आखिरी रात ड्रीम में एक लड़के ने उसे पकड़ा था, और ये उसका घाव है। और अब तक उन्हें अरमांडो मिल जाता है, जो कि उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है, और कहता है कि शायद ये तूफान 2-3 दिन में खुल जाएगा। खैर अब वो उन तीनों से पूछने लगता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि वो यहाँ के प्रीवियस कैंपर्स तो नहीं है, और चर्च में लिस्टेड भी नहीं है, मतलब कि उन्हें वो पोस्टर मिला नहीं था, वो उसे ढूंढ कर आए थे। इस पर फिन कहता है कि वो अपनी माँ के बारे में पता करने आए हैं। अब ये लोग उसे होप एडलर की फोटो दिखाते हैं, जिसको देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो स्टारलाइट है। अब फिन और ग्वेन बताते हैं कि उनकी माँ 7 साल पहले खत्म हो गई थी, उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर अरमांडो से उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती, और वो कुछ काम से चला जाता है। लेकिन फिर भी जाने से पहले फिन जो होता है वो उससे बाहर वाले फोन बूथ के बारे में पूछता है। तो अरमांडो एक काफी शॉकिंग बात बताता है कि बाहर वाला बूथ तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, इनफैक्ट वो फोन ही खराब है। तो यहाँ पर फिन का दिमाग घूम जाता है कि आखिरकार वो बच कैसे रहा था। खैर अब फिन इन दोनों से अपनी बात शेयर करता है। वो ग्वेन और अर्नेस्टो को बताता है कि रात में ये फोन रिंग हुआ था, और उस पर उसने ग्रैबर की आवाज सुनी थी। खैर अब फिर से उस फोन के रिंग होने की आवाज आती है, जिसे फिन पिक करता है। तो उसे उन 3 मारे गए बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहते हैं कि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और फिन उनकी हेल्प करे। वो पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, और यहाँ अंधेरा है और ठंड है, और सेम चीज पार्ट 1 में भी हमने देखी थी। और हाँ, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि आपको याद होगा कि पार्ट 1 में ग्रैबर ने ये कहा था फिन से कि उसे भी लगता है कि ये फोन रिंग होता है। पहले उसे लगता था कि वो पागल हो रहा है, लेकिन फिन भी इस चीज को सुन सकता है, तो ये फोन वाकई में रिंग होता था। एंड आई बिलीव कि ये किसी और ने नहीं, बल्कि यहाँ पर इनकी माँ होप ने किया था। तभी तो यहाँ पर ग्रैबर को लगता था कि ये फोन वाकई में रिंग होता है, उससे आवाज आती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर होप जो थी वो हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उल्टा ही हो गया था, जो कि काफी सटल डिटेल है। और पार्ट 1 की चीजों को काफी तरह से जस्टिफाई भी करा जाता है कि आखिरकार वो फोन रिंग कैसे होता था। खैर अब तभी उन तीनों बच्चों की स्पिरिट्स को बूथ के बाहर दिखाया जाता है, जिनको फिन नहीं देख पाता, और वो उन तीनों से कहता है कि वो बताएं उनके साथ हुआ क्या था, और तभी वो उनकी हेल्प कर पाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और फिन उनकी हेल्प करे। पहले पार्ट के अंदर भी सेम चीज होती थी, वहाँ पर जो आत्माएं थी बच्चों की, उनको याद नहीं होता था कि वो हैं कौन, लेकिन यहाँ पर वो बस फिन की हेल्प करना चाहते थे। एनीवेज अब फिन काफी परेशान हो जाता है, और अब वो तीनों बूथ को बैंग करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहां से चला जाता है। मीनवाइल ग्वेन और अर्नेस्टो केनेथ और बारबरा के पास जाते हैं, जो कि ऑफिस में काम करते थे, और वो उनसे कैंप की हिस्ट्री के बारे में कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। लेकिन बारबरा कहती है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं। अब वो ग्वेन पर थोड़ा सा चिढ़ भी जाती है, और दोनों की बहस होने लगती है। तो अर्नेस्टो ग्वेन को यहाँ से ले जाता है। मीनवाइल रात में ग्वेन को फिर से सपना आता है, जिसमें अब वो होप को देखती है, यानी कि अपनी माँ को, जो कि फोन पर एक मरे हुए बच्चे की आत्मा से बात कर रही थी, जैसे अभी फिन करता है। और वो बच्चे होप के सपने में ये नंबर छोड़कर गए थे, ताकि वो उससे हेल्प ले सके, जैसे अभी वो 3 बच्चे फिन से हेल्प मांग रहे थे। यानी कि वो जो नंबर था वो किसी और का नहीं, बल्कि ग्रैबर के घर का था। तो इनडायरेक्टली बच्चे उसको हिंट दे रहे थे कि उनका कातिल है कौन।
अब आगे ग्वेन जो होती है वो होप और उन 3 बच्चों की स्पिरिट्स को देखती है और बाहर जाती है, जहाँ पर उसे उन 3 लड़कों की मौत दिखाई देती है जिनसे वो और ज्यादा परेशान हो गई थी। इधर फिन को फोन रिंग सुनाई देती है जिसे वो जाकर पिक करता है तो उससे ग्रैबर बात कर रहा था। वो कहता है कि फिनी ने उसको खत्म कर दिया था, लेकिन उसे क्या लगता है कि सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? तो नहीं, वो वापस आया है फिनी से बदला लेने के लिए और अब वो फिन को दर्द देगा और वो उसको ऐसे दर्द देगा जिन्हें फिन कभी भुला नहीं पाएगा। फिन ने उसको मजबूर किया अपने ही भाई मैक्स को खत्म करने के लिए, जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता था, और अब वो फिन से सब कुछ उसका छीन लेगा। और ये पर्टिकुलर शॉट काफी इंटरेस्टिंग था। वहां पर हमको 2 दुनिया दिखाई गई थी, एक तो फिन यानी कि रियल वर्ल्ड वाली, और राइट साइड में जो ग्रैबर था यानी कि उसकी आत्मा थी, वो स्पिरिट वर्ल्ड को दर्शाती थी। अब ग्वेन जो होती है वो एक लड़के को फॉलो करते हुए किचन में जाती है जहां पर हलचल शुरू हो गई थी। गैस स्टोव अपने आप जलने लगा था और ग्रैबर उसके सामने आ गया था। वो उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है जिससे वो बचने की कोशिश करती है। और अब तक अर्नेस्टो और बाकी लोग ग्वेन की चीख सुनकर वहां पर आ गए थे, जिनको ग्रैबर तो नहीं दिखता लेकिन वो उनको देख सकता था। साथ ही साथ उसका मूवमेंट भी वो लोग देख सकते थे। लाइक वो ग्वेन को पकड़कर दीवार पर मारता है तो ये सब देख पा रहे थे। यहाँ पर फिजिकली ऐसा हो रहा था, ग्वेन बार बार दीवार पर लग रही थी, उसके शरीर पर घाव आ रहे थे और सब लोग ऐसा देख पा रहे होते हैं कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। अब तभी ग्रैबर ग्वेन को पकड़कर आग में फेंकने लगता है, लेकिन मस्टैंग और अर्नेस्टो उसको पकड़कर बचाने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग भी आगे आते हैं लेकिन वहां पर रखा सामान उनके ऊपर गिरने लगा था। अब तक फिन भी वहां पर आ जाता है जो कि अपनी बहन को होश में लाता है और फाइनली वो जागकर सपने से बाहर आती है और देखती है कि ग्रैबर अभी के लिए वहां से जा चुका था। सब लोगों को अरमांडो चर्च में लेकर जाता है जहां पर वो ग्वेन से पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, तो वो अपने सपनों के बारे में डिटेल में बताती है कि आखिरकार होता क्या है उसके साथ में, और ये शक्ति उसको अपनी माँ से मिली थी। अब ग्वेन जो होती है उन 3 लड़कों के बारे में बताती है और अरमांडो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि यहाँ पर वो 3 लड़के वाकई में मारे गए थे। और जब ग्वेन उस जलने वाले लड़के की जैकेट के बारे में बताती है तो वो और ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ये डिटेल खाली पुलिस को या फिर उसको मालूम थी और कभी भी उन लड़कों की बॉडीज नहीं मिल पाई, ना कोई सुराग मिला। बस एक बार एक जली हुई जैकेट मिली थी जो कि एग्जैक्ट वैसी है जैसा ग्वेन बता रही है, और उन 3 लड़कों का नाम था फीलिक्स, कैल और स्पाइक, यानी कि यहाँ पर ग्रैबर की ये पहले 3 विक्टिम थे। खैर अरमांडो 1957 और 58 के कैंप की फोटोज दिखाता है जिसमें ग्रुप फोटो के अंदर वो और होप भी थे। वो कहता है कि ये जगह 1958 में बंद हो गई थी और फिर उसने ये जगह खरीद ली, उसे रीओपन करा ताकि वो उन खोए हुए बच्चों को ढूंढकर उनका पता लगाए, और उससे होगा ये कि उन बच्चों की फैमिलीज को कम से कम एक क्लोजर तो मिल जाएगा, और इसलिए वो साल दर साल इस चीज के लिए ट्राई करता रहा। अब फिन जो होता है सबके सामने ग्रैबर के बारे में पूछता है तो यहाँ पर अरमांडो ये कहता है कि हाँ, उसे कौन नहीं जानता, सब ग्रैबर को जानते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करके मार दिया करता था, जिसे फिन ने ही खुद खत्म किया। और अब जाकर वो फिन को पहचानता है कि ये वही फिन है। खैर फिन उससे ये पूछता है कि यहाँ पर सब कुछ अजीब होना कब शुरू हुआ था, तो वो बताता है कि कुछ साल पहले। तो फिन कहता है कि 1978 में, और फिन ने तभी उसको खत्म किया था और उसी के चलते उसकी आत्मा अब आजाद घूम रही है। उन्हें उन बच्चों को आजाद करना पड़ेगा जिससे शायद वो ग्रैबर की आत्मा को रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही उनको शक्ति दे रही है। बेसिकली यहाँ पर जो बच्चों का डर है वही ग्रैबर की आत्मा को शक्ति दिया करता था। खैर अब ग्वेन और फिन जो होते हैं वो उस ग्रुप फोटो को फिर से देखते हैं जिसके अंदर उनको ग्रैबर दिख गया था। तो अरमांडो ये बताता है कि वो तो यहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया करता था। अब अरमांडो उस ग्रैबर का नाम बताता है जो कि था वाइल्ड बिल हाईकॉक, और ग्वेन ये कहती है कि यही तो वो लड़के बता रहे थे और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि उन लड़कों की मौतों से ये सब कुछ शुरू हुआ था। या फिर ये कहा जा सकता है कि ग्रैबर के पहले 3 विक्टिम्स यही बच्चे थे और यहीं से ही किलिंग स्प्री शुरू हुई थी। और जो होप थी वो भी ऐसे ही सपने देखा करती थी, तो उसको भी बच्चे यही बता रहे थे, यानी कि उसको जो नंबर बताए गए थे वो यहाँ पर ग्रैबर के घर का नंबर था। और अब ये सब किसने शुरू किया था, क्या हुआ था, इसके बारे में ग्वेन को ये बच्चे यानी कि तीनों बच्चे बता रहे हैं, यानी कि WBH जो था वो कुछ और नहीं बल्कि ग्रैबर का ही नाम था। अब फिन ये कहता है कि सबसे पहले उन्हें उन लड़कों की बॉडीज को ढूंढना पड़ेगा और वो किसी फ्रोजन लेक के अंदर पड़ी हुई है। अरमांडो यही कहता है कि यहीं पास में ही लेक मारू भी है, तो वो लोग वहां पर जाकर ढूंढ सकते हैं। सब इसके लिए रेडी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद अरमांडो अपने कैबिन में उन तीनों लड़कों की फोटो और बाकी रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है कि तभी उसे रेडियो के ऊपर अजीब सी डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। उसे बाहर से भी कुछ आवाज आ रही थी, तो वो विंडो से बाहर देखता है तो वहां पर एक स्नोमैन रखा हुआ था। खैर अब वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है कि तभी रेडियो से ग्रैबर की आवाज सुनाई देती है, जिससे बिना डरे हुए अरमांडो ये कहता है कि वो जानता है कि वो बिल है और वो उससे बिल्कुल नहीं डरता और वो उन लड़कों की आत्मा को हमेशा के लिए कैद नहीं रख पाएगा। उसे सच्चाई पता चल चुकी है। ग्रैबर कहता है कि वो बिल नहीं है, जिस पर वो कहता है कि बिल हो, ग्रैबर हो, ईविल हो, कुछ भी हो, और ईविल तो ईविल ही था। और अब तक वो स्नोमैन भी विंडो से टकराने लगता है जो कि ग्रैबर ही कर रहा था, जिसकी स्नो के साथ खून भी मिला हुआ था। ग्रैबर फिर से कहता है कि वो उन्हें हर्ट करना चाहता है, लेकिन अरमांडो कहता है कि वो उससे नहीं डरता और फिर से वो यही कहता है कि वो बिल नहीं है। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो ग्रैबर था वो अपने मास्क के बिना कुछ नहीं था, वो उस मास्क के पीछे ही सब कुछ किया करता था, यानी कि उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो बिल है। वो हमेशा से खुद को डेविल मानता था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में फिन बाहर बैठा हुआ था तो अरमांडो उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि फिन की रेज बाहर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर डर है जिसको वो गुस्से से छुपाता है, और डर ये था कि वो ग्वेन को नहीं बचा पाएगा।
वो उसे सलाह देता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को फेस करना चाहिए, और रही बात ग्वेन और उसकी, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अब अगले दिन अरमांडो उन 3 लड़कों की बॉडीज को ढूंढना शुरू कर देता है। अब रात को ग्वेन सोने जाती है और आज बारी बारी से अर्नेस्टो और फिन उसके पास रहकर उसे चेक करने वाले थे। अब अर्नेस्टो फिन से पूछता है कि क्या उसने सच में उसके भाई से बात करी थी और उसने क्या कहा था। तो वो बताता है कि हाँ, उसने कहा था कि उसके पिता वॉर में अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो वो वापस नहीं आए और इसलिए वो भी फिन को छोड़कर नहीं जाएगा। तभी अर्नेस्टो कहता है कि हाँ, ये सच है और अपने भाई पर उसे प्राउड फील होता है। फिर अब फिन सो जाता है और अर्नेस्टो ग्वेन के पास बैठकर उसे देखने लगता है। ग्वेन अपने ड्रीम में फिर से जाती है, जहाँ पर वो अपनी मदर को देखती है और उसकी बॉडी उठकर जाने लगती है, जिसे अर्नेस्टो रोक देता है। तो अब उसकी स्पिरिट ड्रीम में अपनी माँ होप का पीछा कर रही थी। अब हमको पता चलता है कि आखिरकार हुआ क्या था। अब होप जो होती है खुद अभी ड्रीम से जागती है, जिसे इस एरिया में सबसे पहले गायब हुए लड़के बिली द पेपर बॉय का ड्रीम आता है और वो घर से कहीं जाने लगती है। ग्वेन उसका पीछा करते हुए ग्रैबर के घर तक आ गई थी, जहाँ पर वो देखती है कि ग्रैबर ने होप को किडनैप किया हुआ था, क्योंकि होप ने उसके घर के अंदर बिली को देख लिया था। और वो होप को भी गाड़ी में आने के लिए कहता है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। यानी कि स्टार्टिंग से होप को भी हिंट मिल रहे थे कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा था, और इसलिए स्टार्टिंग से जो विक्टिम थे, जो बच्चे थे, वो उसको उन नंबर्स को दिखा रहे थे, और वो नंबर किसी और के घर का नहीं बल्कि बेसमेंट के अंदर था, यानी कि ग्रैबर का नंबर था, और इसलिए ही होप वहां पर चली गई थी। अब तभी शॉकिंगली ग्वेन देखती है कि उसकी माँ जो थी वो लटकी हुई थी और खत्म हो चुकी थी, लेकिन रियलिटी ये थी कि यहाँ पर ग्रैबर ने उसकी माँ को मारा था, ना कि उन्होंने खुद को खत्म किया। अब वो ग्रैबर के बारे में जान गई थी तो उसने होप को मार डाला, और ये सच पता लगने पर ग्वेन को बहुत दुख होता है। यानी कि आज तक वो यही सोचते रहे कि इन सपनों की वजह से उसकी माँ ने खुद को खत्म किया था, जबकि ऐसा था ही नहीं। अब ग्रैबर ग्वेन से कहता है कि ये उसका हेल है, नर्क है, और यहाँ पर सब उसके हिसाब से होता है, तो वो ग्वेन को भी यही मारेगा। ग्वेन उससे बचकर भागती है, जिसको कुछ चोट भी लगती है, और ये उसकी बॉडी पर साफ नजर आ रहा था, मतलब कि वो सपने में मारी गई तो रियल लाइफ में भी खत्म हो जाएगी। अब अर्नेस्टो ये देखकर फिन और मस्टैंग को जगाता है और वो तीनों ग्वेन को जगाने की कोशिश करते हैं। ग्वेन तब तक बेसमेंट तक आ चुकी थी, जिसे बच्चों की स्पिरिट फोन के जरिए गाइड करती है कि वो कैसे बच पाएगी। अब होता यह है कि वो उसी गड्ढे के पास छुप जाती है, जो कि शुरुआत में किसी और ने नहीं बल्कि फिन ने 1978 में बचने के लिए किया था, यानी कि रेफ्रिजरेटर के यहाँ पर। अब वो रेफ्रिजरेटर से यहाँ से निकलते हुए बाहर जाती है और लेक तक पहुंच जाती है, जहाँ पर बूथ पर फोन रिंग हो रहा था, जिसे वो पिक करती है। अब लेक पर रियल टाइम में ही अरमांडो सर्चिंग कर रहा होता है, जिसे एक लड़के की बॉडी मिल गई थी, और वो उस लड़के की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब वहीं फोन पर ग्रैबर ग्वेन से ये कहता है कि जब कोई उसकी पावर्स को लेने की कोशिश करेगा तो वो उसे रास्ते से हटा देगा, और उसकी पावर्स उन कैद करे गए बच्चों की आत्मा के डर से है। तो अभी फिलहाल ग्रैबर उन बॉडीज को बाहर आने नहीं दे सकता, तो लेक के ऊपर की फ्रोजन आइस को वो तोड़कर अरमांडो को लेक में गिरा देता है। यानी कि वो अपनी दुनिया में ऐसे कर रहा था, लेकिन रियल वर्ल्ड में भी इसका असर होता है, और ये देखकर ग्वेन की आत्मा यानी कि ग्वेन की स्पिरिट जो कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर थी वो परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो उसे भी पीटने लगता है। अब यहाँ पर मस्टैंग, अर्नेस्टो और फिन उससे ये कहते हैं कि वो होश में आए, जाग जाए, लड़ने की कोशिश करे। अब तभी ग्वेन जो होती है वो फोन बूथ के अंदर स्पिरिट वर्ल्ड में खुद को संभालती है, मेडिटेट करती है, और अचानक से एक झटके में पूरा का पूरा बूथ जो होता है वो टूट जाता है, जिससे कि ग्रैबर दूर जा गिरता है। ग्वेन उसके पास आकर कहती है कि वो उसे यहाँ पर नहीं लाया बल्कि वो खुद आई है, तो यहाँ पर उसके पास भी शक्तियां हैं, खाली ग्रैबर शक्तिशाली नहीं था, और वो यहाँ से जब चाहे वापस जा सकती थी, और जल्दी ही वो उसका सामना करने आएगी। जिसके साथ ही वो उसके सर पर बहुत तेजी से वार करती है, जिससे कि ग्रैबर बेहोश हो गया था और अब वो खुद को जगा लेती है, यानी कि उसने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना काइंड ऑफ सीख लिया था। अब जागते ही वो सबको सबसे पहले अरमांडो के पास लेकर जाती है, जिसे सब पानी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ग्रैबर उसको अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो बच गया था, क्योंकि ग्वेन ने यहाँ पर ग्रैबर को ओवरपावर कर दिया था और उसको रोक दिया था। अब जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो जिंदा था, जो कि ये बताता है कि उसे फिलिक्स की बॉडी मिल गई है। अब अगली सुबह मस्टैंग बारबरा और केनेथ के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि वो लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं और ये गॉड को भी पसंद नहीं आएगा, और बारबरा ग्वेन को हेट करती है, लेकिन ग्वेन ने ही कल अरमांडो को बचाया था, तो एटलीस्ट वो लोग हेल्प तो कर सकते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। अब अगली सुबह सनराइज से पहले ग्वेन और फिन तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनके पिता टेरेंस आ गए थे, जो कि दोनों को वापस ले जाने आए थे। अब फिन वापस जाने के लिए एग्री हो गया था, लेकिन ग्वेन मना कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ यहीं पर खत्म करके आएगी। अगर इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी तो सब कुछ यहीं पर खत्म होगा। फिन उसे चलने के लिए कहता है क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्वेन मना करने लगती है, तो वो उससे बहस करता है, लेकिन तभी ग्वेन ये कहती है कि फिन बस डरता है और स्मोक करता रहता है ताकि उसे लगे कि जो कुछ भी बेसमेंट में उस दिन हुआ था वो सब कुछ झूठ था, जिस पर वो रोने लगता है और अब फाइनली अपना डर जाहिर कर देता है, और यही तो अरमांडो उसको कह रहा था। अब उनके पिता उन दोनों को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्वेन मना करने लगती है, तो उसके पिता ये कहते हैं कि ये सब फिर से ड्रीम्स की वजह से है और उनसे पागल होकर उनकी माँ ने खुद को खत्म किया था, जिस पर ग्वेन ये कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब ग्रैबर ने किया था।
और तब टेरेंस ने खुद को होप की मौत का जिम्मेदार माना और इसलिए वो आज तक गिल्ट में है, लेकिन उसकी कभी कोई गलती नहीं थी तो वो अपना गिल्ट छोड़ दें। और टेरेंस ने होप की बॉडी को देखकर जो कुछ भी बोला था एग्जैक्टली वही सब ग्वेन बता रही थी। तो अब फाइनली उसको भी यकीन हो जाता है कि हाँ, उसकी कोई भी गलती नहीं थी और ग्वेन बिल्कुल सच कह रही है, यानी कि होप के और ग्वेन के सपने बिल्कुल हमेशा से सच्चे थे। अब सुबह से सर्चिंग शुरू होती है लेकिन कैल और स्पाइक की बॉडीज नहीं मिलती। अब इसी बीच होता यह है कि ग्वेन जो होती है वो जीसस क्राइस्ट से प्रे करती है कि अब उसे हेल्प चाहिए उनकी, और इस बार ग्रैबर उसे मार ही देगा तो वो ऐसा ना होने दे और यहाँ पर किसी और को भी ना मरने दे। धीरे धीरे रात हो गई थी और ग्वेन थक कर गलती से सो जाती है और सपनों में फिर से पहुंच जाती है। वो लेक के अंदर जाती है जिसे 2 ड्रम्स मिलते हैं और इन्हीं दोनों ड्रम्स के अंदर कैल और स्पाइक की बॉडीज को छुपाया गया था। वो ड्रम्स को बाहर भेजने लगती है कि इतने में ही ग्रैबर भी वहां पर आ गया था, जो कि बाहर मौजूद सभी पर हमला करने लगता है और अपना आधा मास्क हटा देता है। तो उसकी स्किन जो थी वो सड़ी हुई थी, मास्क से चिपकी हुई सी हो चुकी थी। वो अच्छी आइस स्केटिंग कर सकता था तो आसानी से सब पर हमला करने लगता है। बारबरा और केनेथ को तो बहुत बुरी तरह पीट डालता है। अब वो फिन पर भी हमला करता है और कहता है कि अब उसकी बारी है, मतलब कि आखिरी बार फिन उस पर भारी पड़ा था लेकिन अब वो उस पर भारी पड़ेगा क्योंकि अब वो एक स्पिरिट थी। अब तभी ग्वेन जो होती है यानी कि उसकी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाकर उन ड्रम्स को ऊपर भेज रही होती है जिन्हें टेरेंस पकड़कर पानी से बाहर लाता है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मूवी के अंदर ये भी है कि ग्वेन की स्पिरिट जब स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर गई थी, लेक के अंदर गई थी, तो उसका शरीर जो होता है वो पूरा का पूरा भीग जाता है, यानी कि जो उसके साथ वहां होगा वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी दिखाई देगा। अब तभी ग्वेन की स्पिरिट बाहर आती है और दूसरी ओर फिन जो होता है वो ग्रैबर को दूर धकेल देता है, यानी कि उसे फील हो रहा था कि ग्रैबर ने उसके गले को पकड़ा हुआ था तो अंदाजे से उसने उसको दूर फेंक दिया। बेसिकली एक इनविजिबल फोर्स थी जो कि उसको पकड़ रही थी और उसने अंदाजे से उसको दूर फेंक दिया। अब तभी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ग्रैबर ग्वेन के पास आता है और कहता है कि यहाँ कोई गॉड नहीं है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो वो कहती है कि वो अपने साथ कुछ दोस्त लेकर आई है और फाइनली कैल, फीलिक्स और स्पाइक की स्पिरिट्स वहां पर आ गई थी। ग्वेन कहती है कि बॉडीज मिल चुकी हैं तो ग्रैबर अब पावरलेस है। वो ग्रैबर के सर में एक्स मारकर उसका मास्क अलग कर देती है और मास्क के साथ उसके चेहरे की स्किन तक अलग हो गई थी। यहाँ पर ग्रैबर बहुत ज्यादा दर्द में था। अब तक फिन भी वहां पर आकर उसे पीटने लगता है और उसका सर फ्रोजन लेक में मारने लगता है और कहता है कि अब वो उससे नहीं डरता। अब ये लोग उसे लेक के अंदर ही फेंक कर जमाना चाहते थे कि तभी यहाँ पर उसका पैर जो होता है वो यहाँ पर एक बच्चे की स्पिरिट ने या फिर उसके शरीर ने पकड़ा हुआ था, जिसके चलते होता ये है कि जो ग्वेन होती है यानी कि उसकी स्पिरिट जो होती है वो ग्रैबर के पैर को ही काट डालती है। बेसिकली उसके स्पिरिट के भी टुकड़े कर दिए गए थे और अब ये दोनों भाई बहन मिलकर उसे लेक में फेंक देते हैं। यानी कि यहाँ पर फिन था वो फील करके ऐसा करता है और यहाँ पर जो ग्वेन थी वो स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसा कर रही थी, यानी कि दोनों एक तरह से साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब इसी के साथ होता यह है कि फीलिक्स, कैल और स्पाइक की स्पिरिट जो होती है वो अंदर उसे डुबा देती है, यानी कि यहाँ पर अब ग्रैबर जम गया था। लेकिन होता यह है कि वो साथ ही साथ अपना मास्क भी लेकर गया था क्योंकि वो मास्क के बिना नहीं रह सकता था। अब फाइनली ग्वेन जाग उठती है जो कि अर्नेस्टो को किस करके अपनी खुशी और प्यार जाहिर करती है कि सब कुछ ठीक हो चुका था। अब अगले दिन अरमांडो आगे अथॉरिटीज को बॉडीज के बारे में बताता है और बाकी सब यहाँ से जाने लगे थे कि तभी ग्वेन और फिन फोन देखते हैं जो कि रिंग हो रहा था। अब ग्वेन फोन पिक करती है तो दूसरी साइड से होप थी यानी कि उसकी माँ थी, जो कि कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको उस पर नाज है। ग्वेन इमोशनल हो जाती है जो कि ये कहती है कि वो उनको बहुत मिस करती है और होप कहती है कि वो भी करती है, लेकिन अब वो खुश हैं, आफ्टर लाइफ में हैं। तभी ग्वेन उससे ये पूछती है कि क्या ये कर्ज कभी खत्म होगा, यानी कि ये ड्रीम्स में जाने वाला। इस पर उसकी माँ होप ये कहती है कि ये कर्ज कभी था ही नहीं, बल्कि ये तो दूसरों की मदद करने के लिए गिफ्ट है। वो ये कहती है कि फिन से ये कहना कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और रॉबिन ने उसको हाई बोला है। अब ग्वेन ये फिन को बताती है जिससे कि उसे भी काफी खुशी मिलती है और अब फाइनली यहाँ पर सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ब्लैक फोन 2 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक फोन 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग सीक्वल मूवी पसंद आई होगी। इस साल की आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और हाइप्ड हॉरर मूवीज में से एक थी जो कि सीक्वल का साल है। इस साल आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सीक्वल्स आ रहे हैं और ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट में से एक था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ब्लैक फोन 3 भी प्रोडक्शन में है। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ग्रैबर का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि माइट भी वो एक प्रीक्वल हो सकती है जहाँ पर हमको होप की पूरी कहानी दिखाई जाएगी कि आखिरकार एग्जैक्टली उसके साथ सब कुछ कैसे कैसे हुआ था, यानी कि पहले 3 विक्टिम जो थे ग्रैबर की वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी। या फिर ये भी हो सकता है हमको वहां पर सीक्वल प्रीक्वल दोनों ही दिखाए जाएं। पहले पार्ट में ये दिखाया जाए कि कैसे सब कुछ हुआ था और बाद में कि ग्रैबर शायद से कैसे बच गया होगा और बाद में वो बदला लेने के लिए ग्वेन और फिन के पास आ सकता है। इस मूवी के अंदर जो डिटेल्स दिखाई गई है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर अगर कुछ भी होता है तो रियल में ग्वेन के साथ वही सब हुआ करता था। जैसे मूवमेंट वो वहां पर करती थी, रियल लाइफ में भी वैसे ही मूवमेंट उसकी बॉडी की हुआ करती। चाहे वो मूवमेंट हो, चोट लगना हो या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो सब कुछ होता था। जैसे वो लेक के अंदर गई थी तो रियल वर्ल्ड के अंदर उसकी बॉडी पूरी की पूरी गीली हो गई थी, जो कि काफी सटल डिटेल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा दी हैं, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।